हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। चैप्टर 13 आज हम कर रहे हैं गति एवं समय। इसके पिछले पोर्शन में हमने पढ़ा था कि वस्तु विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में किस प्रकार से होती है। जब वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है समय के साथ, तो वो विराम अवस्था में कहलाती है, और जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाए तो वो गतिशील अवस्था में कहलाती है। इसके अलावा हमने देखा था कि अगर वस्तु गतिशील है तो उसकी गति मंद और तीव्र कैसे हो सकती है। इसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा था। वस्तु की चाल क्या होती है उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी। चाल का मापन, चाल का सूत्र, चाल की परिभाषा के बारे में हमने और चाल के मात्रक के बारे में हमने जाना था। इसके अलावा हमने किए थे बहुत सारे जो बुक के पीछे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे अभ्यास प्रश्न में, वो सब हमने सॉल्व किए। होपफुली वो वीडियो तो आपको क्लियर हो ही गया होगा और आपने उसको जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे उनको घर पे एक बार ट्राई भी किया होगा। एक समान गति और असमान गति के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, उदाहरण के साथ पढ़ा था उसे, तो एक बार वापस बता देती हूँ। एक समान गति जो है वो अगर कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में एक समान चाल से गति करे, यानी कि उसकी जो दूरियां है वो चेंज नहीं हो, समान दूरियां रहे, निश्चित समय अंतराल में दूरियां समान रहे, तब वो क्या कहलाएगी, एक समान गति। लेकिन अगर निश्चित समय अंतराल में भिन्न भिन्न चाल से गति करे, यानी कि उसकी गति बार बार परिवर्तित होती रहे, तब वो क्या कहलाएगी, असमान गति। इसको हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं कि समय का मापन कैसे किया जाता है। पुराने ज़माने में समय का मापन किस तरह से किया जाता था। तो समय का मापन जो है उसका जो मेन सिद्धांत है वो प्रकृति में घटनाओं की जो आवृत्ति होती है, प्रकृति में आपने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी होगी जो रिपीट करती है, अपने आप को दोहराती है। ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं, जैसे सूर्योदय प्रतिदिन अपने निश्चित समय पर होता है, सूर्यास्त प्रतिदिन निश्चित समय पर होता है, मौसम बदलती है, और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, ये सब हम जानते हैं। तो प्रकृति में कुछ घटनाएं जो है वो अपने आप को रिपीट करती है और उसी के आधार पर समय का मापन के जो हमारे प्राचीन काल के लोग थे वो करते थे, और वही सिद्धांत आज से आगे भी चलते आ रहा है। ठीक है, तो इन जो घटनाओं का जो निश्चित समय अंतराल के बाद जो घटनाएं ये दोहराई जाती थी, उन्हीं को आधार बनाकर समय का मापन किया गया। इनमें से जो दिन का समय, एक दिन किसे कहा जाता था, एक दिन कहते थे। एक दिन की परिभाषा आप कैसे देंगे अगर आपको पूछा जाए कि एक दिन, तो टोटल एक दिन जो है वो एक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद वापस जब सूर्योदय होता है, एक सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक का पूरा समय जो है, पूरे समय की अवधि जो है वो क्या कहलाएगा, एक दिन कहलाएगा। जनरली आप एक दिन ओनली दिन को मानते हो और रात को उसमें इंक्लूड नहीं करते हो, बट जो 24 घंटे की टोटल अवधि है वो पूरा का पूरा एक दिन के अंतर्गत काउंट की जाती है। ठीक है, तो एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक का समय जो है वो क्या कहलाएगा, एक दिन कहलाएगा। इसके बाद एक अमावस्या से लेकर अगली अमावस्या तक का समय एक माह कहलाता है। आप जानते हैं कि 15-15 दिन का जो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक होता है। चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं, ये जो एक माह का जो समय है वो चंद्रमा की कलाओं पर आधारित माना गया है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा की कलाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती है, और पूर्णिमा से लेकर अगले 15 दिन वापस अमावस्या आने तक चंद्रमा की कलाएं क्या होती है, घटती रहती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसे अमावस्या कहते हैं। तो ये जो 15-15 दिन का टाइम पीरियड है, इसमें चंद्रमा की घटती और बढ़ती कलाएं हैं उसको पक्ष में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक एक पूरा पक्ष होता है जिसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। क्यों कहा जाता है शुक्ल पक्ष, क्योंकि चांदनी इसे कहते हैं, आपने घर में सुना होगा चांदनी पक्ष, कृष्ण पक्ष कहा जाता है। तो शुक्ल पक्ष वह समय होता है जिसमें अमावस्या से लेकर चंद्रमा की कलाएं बढ़ती चली जाती है, यानी चांद की रोशनी बढ़ती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। ठीक है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक पुनः
चंद्रमा की कलाएँ घटती है यानी चाँद की रोशनी कम होती है तो उसे अंधेरी पक्ष या कृष्ण पक्ष कहा जाता है। ठीक है, और ये दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये दोनों पक्ष मिलकर पूरा एक माह का समय बनाते हैं, एक माह का समय निर्धारित करते हैं। और ये शुरू कब से होता है? अमावस्या से। ठीक है, तो आप ये काउंट रखेंगे, एक अमावस्या से लेकर अगली अमावस्या तक का पूरा समय, यानी ये जनरली 30 और 31 डेज का होता है। इसे हम क्या कहते हैं? एक माह कहते हैं। ठीक है, अब वर्ष किसे गिना गया? तो वर्ष देखें, जो पूरा प्राचीन ज़माने के लोग जो थे वो ऋतुएं जब बदलती थी उसी को आधार बनाकर वर्ष की गणना करते थे। तो ऋतुएं बदलने का जो आधार है वो तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना यानी परिक्रमण करने से क्या होता है? ऋतुएं परिवर्तित होती है और इसी परिक्रमण काल को आधार बनाकर एक वर्ष का काल माना गया है। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में ये लगा समय जो है वो उसका परिक्रमण काल कहलाता है। और ये पूरा समय जो होता है वो कितने समय का होता है? 365 से 1/4 दिन, यानी पृथ्वी 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है और ये समय एक वर्ष गिना जाता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि समय का मापन पुराने ज़माने के लोग किस तरह से करते थे, कौन सी घटनाओं को बेसिक आधार बनाकर उन्होंने समय का मापन किया था। अब घड़ियाँ जो है वो भी इसी तरह से आवर्ती गति पर आधारित होती है। जितनी भी घड़ियाँ आप देख लो वो अपने एक निश्चित समय के बाद क्या करती है? निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है। 12 बजी है, ठीक है, दिन के, वापस ये घड़ी की सुई घूमते 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 पुनः 12 बजाएगी रात के। ठीक है, तो इस तरह से घड़ियों की जो गति होती है वह भी आवर्ती गति होती है, क्योंकि ये भी अपनी जो गति है उसको एक निश्चित समय के बाद दोहराती है। तो घड़ियाँ आवर्ती गति पर आधारित होती है। कभी भी आपसे पूछा जाए घड़ियाँ किस गति पर आधारित है? आवर्ती गति पर। ठीक है, तो समय की मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आप सबसे छोटी इकाई जिसको आप गिन सकते हो समय के रूप में वो कौन सी है? सेकेंड है। ठीक है, और इसे एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समय के मापन की जो अन्य मात्रक है वो क्या है? मिनट। जो बड़े मात्रक है मिनट और घंटा है। इससे भी बड़े मात्रक है दिन, हमने पढ़ लिया, हमने वर्ष पढ़ लिया, माह पढ़ लिया, है ना, ये समय के मापन है। परंतु हमने अगर कहा कि समय के मापन की सबसे छोटी इकाई सेकंड है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान में जो घड़ियाँ उपयोग में ली जाती हैं वो सेकंड के भी बहुत कम समय अंतराल को मापने में सक्षम होती है, क्योंकि वैज्ञानिक जो अनुसंधान करते हैं उसमें बहुत छोटी छोटी बारीकियों को भी मापना होता है। तो उसके लिए जो घड़ी उपयोग में लेते हैं वो इतनी फाइन वॉच होती है कि वो क्या करती है? छोटे से छोटे समय अंतराल को भी मापने में सक्षम होती है। और ये छोटा समय अंतराल कौन सा है? माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड। अब माइक्रो सेकंड क्या है? वर्ड नाम से याद रखना आप, माइक्रो का अर्थ हो गया लाख। ठीक है, तो सेकंड का जो 10 लाखवां भाग होता है वो माइक्रो सेकंड कहलाता है। और नैनो, अरब से इसको गिन लो कि नैनो सेकंड जो है सेकंड का 1 अरबवां भाग, यानी अगर एक सेकंड की अवधि को अगर हम 10 लाख भागों में बांट दें तो वो जो 10 लाखवां भाग है वो क्या कहलाएगा? माइक्रो सेकंड। ठीक है, इसी तरह से नैनो सेकंड, सेकंड का अरबवां भाग। अब नेक्स्ट आता है घड़ियाँ आवर्ती गति पर आधारित, ये हमने पढ़ा। एक और आवर्ती गति का उदाहरण है सरल लोलक। सरल लोलक, दैनिक जीवन में आपने बहुत सारे ऐसे सरल लोलक देखे हैं, जैसे कि घड़ी का पेंडुलम। इसी तरह से झूले पर झूलता हुआ व्यक्ति, वह भी क्या होता है? सरल लोलक की तरह ही होता है। वो क्या करता है? अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे गति करता है। ठीक है, तो एक्चुअल में सरल लोलक है क्या? जब मैं आपको बता रही हूँ कि सरल लोलक होता है, तो सरल लोलक क्या है? किसी मजबूत दृढ़ स्टैंड के साथ अगर आपने धागे की सहायता से, एक दृढ़ स्टैंड के साथ धागे की सहायता से किसी धातु के गोले को लटका दिया है और इस प्रकार से लटकाया है कि उसका जो दूसरा सिरा वो मुक्त है और स्वतंत्र दिशा में कहीं पर भी घूम सकता है। जब आप उसको दोलन गति करवाते हैं, दोलन गति का अर्थ ये हो गया कि इस धातु के गोलक को आप क्या करेंगे? अपनी विराम अवस्था, अब इसकी विराम अवस्था कौन सी है? जब ये रेस्ट पोजीशन पे है, कोई गति नहीं कर रहा है, जब ये सिर्फ लटका हुआ है, तब वो क्या हो गया? विराम अवस्था।
तो उसकी विराम अवस्था में जो पोजीशन है वो उसकी क्या कहलाती है, माध्य स्थिति। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, माध्य स्थिति से इसे थोड़ा सा पीछे की ओर विस्थापित करेंगे और विस्थापित करके सिर्फ छोड़ देना है उसे। जब आप उसे छोड़ देंगे तो ये सरल लोलक जो है वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करने लगेगा इस तरह से। इस प्रकार की जो व्यवस्था बनी है, इस प्रकार की व्यवस्था को हम सरल लोलक कहते हैं। सरल लोलक अपनी गति बार बार दोहराता है, इसलिए ये आवर्ती गति पर आधारित है। ठीक है, अगर किसी लटकी हुई वस्तु को अपनी माध्य स्थिति के एक और विस्थापित करके उसे इस प्रकार से मुक्त किया जाए कि वह अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक निश्चित दूरी तक स्वतंत्रता पूर्वक गति कर अपनी स्थिति को पुनः दोहराने लगे। लाइन को आप समझने की कोशिश करना कि माध्य स्थिति के दोनों ओर एक निश्चित दूरी तक ही क्या करेगा, वो स्वतंत्रता पूर्वक गति करके पुनः अपनी स्थिति को दोहराने लगे। इस प्रकार की गति दोलन गति या आवृत्ति गति कहलाती है। कैसे देखना इस प्रकार की गति को, यह गोला क्या कर रहा है, अपनी माध्य स्थिति को बार बार दोहरा रहा है एक निश्चित दूरी तक। ये क्या कर रहा है, एक निश्चित दूरी तक अपनी स्थिति को दोहरा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गति है ये दोलन गति कहलाएगी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम क्या करते हैं, सरल लोलक की क्रिया विधि को समझते हैं कि सरल लोलक कैसे काम करता है। ये सरल लोलक दिखा रही हूँ मैं आपको चित्र में। ये सरल लोलक, इसकी जो ओ पोजीशन आप देख रहे हैं वो क्या है, उसकी माध्य स्थिति। अब अगर आप इसको क्या करते हैं, एक और विस्थापित करते हैं, तो जहाँ से आपने उसको विस्थापित किया वो स्थिति अगर आप पॉइंट आउट कर ले, नोट कर ले, तो वो बन जाएगी उसकी पहली चरम स्थिति। यानी ये वस्तु जो गोलक है वो गति करते हुए इस पॉइंट से आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, दोलन गति करता है। ये पुनः अपनी माध्य स्थिति को दोहराते हुए उतनी ही दूरी, जितनी दूरी आपकी ए पॉइंट और ओ के बीच में है, उतनी ही दूरी तक ये आगे बढ़ता है दूसरे हिस्से में भी। यानी ये बी पॉइंट पर जाता है। आपने इस पॉइंट को भी नोट कर लिया। ये जो पॉइंट है ये बन जाती है सेकंड चरम स्थिति। समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब देखना, जब आप इसको दोलन करवाएंगे तब क्या होगा। अभी आपने देखा था, पिछले वीडियो में भी देखा आपने कि ये क्या करता है, अपनी एक चरम स्थिति से छोड़ने पर अपनी माध्य स्थिति से गुजरते हुए दूसरी चरम स्थिति, चरम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इससे ये आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो दूसरी चरम स्थिति से गति करते हुए पुनः अपनी स्थितियों को दोहराने लगेगा। ठीक है, तो ये सरल लोलक इस प्रकार से वर्क करता है। अब क्या होगा, एक दोलन, अब आप कैसे काउंट करेंगे कि एक दोलन किसे कहते हैं। तो एक दोलन कब शुरू होगा, अगर दो पोजीशन से आप काउंट कर सकते हैं एक दोलन को, या तो आप उसको माध्य स्थिति से काउंट कर लो या आप उसको चरम स्थितियों से काउंट कर लो। ठीक है, माध्य स्थिति से काउंट करने से क्या होगा, उसकी परिभाषा एक दोलन। कब एक दोलन पूरा होगा, जब सरल लोलक को आप माध्य स्थिति से गिनना शुरू करते हो तो सरल लोलक अपनी माध्य स्थिति से प्रारंभ होकर एक चरम स्थिति तथा पुनः दूसरी चरम स्थिति पर जाकर अपनी माध्य स्थिति पर जब लौटेगा तब क्या होगा, उसका एक दोलन पूरा माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप चरम स्थितियों को सरल लोलक की चरम स्थितियों से एक दोलन को गिनना शुरू करें तो कैसे होगा। अगर वो अपनी प्रथम चरम स्थिति से यहाँ से शुरू किया, आपने यहाँ से काउंट करना, तो प्रथम चरम स्थिति से शुरू करके अपनी माध्य स्थिति से गुजरकर दूसरी चरम स्थिति पर पहुंचकर पुनः पहली चरम स्थिति पर पहुंचेगा, तब वो एक दोलन पूरा माना जाएगा। समझ गए? तो एक बार इसको वापस रिपीट कर देती हूँ कि सरल लोलक का अपनी माध्य स्थिति से प्रारंभ होकर, वापस से माध्य स्थिति से प्रारंभ होकर दोनों चरम स्थितियों से गुजरकर माध्य स्थिति पर पुनः पहुंचना एक दोलन कहलाएगा। और चरम स्थितियों की परिभाषा कि चरम स्थिति से प्रारंभ होकर दूसरी चरम स्थिति तक पहुंचकर पुनः अपनी पहली चरम स्थिति पर पहुंचे, तब एक दोलन कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एक दोलन की परिभाषा, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है सरल लोलक का आवर्तकाल। आवर्तकाल किसे कहते हैं?
तो देखिए, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में जो समय लगा, अभी हमने देखा ना एक दोलन पूरा। अब मान ले आपने इसमें समय नोट कर रहे हैं, तो समय नोट किया आपने कि इस एक पूरे दोलन को कंप्लीट होने में कितना समय लगा। जो समय लगा वही क्या कहलाएगा, सरल लोलक का आवर्तकाल कहलाएगा। ठीक है, तो लोलक द्वारा अगर दोलन पूरा करने में लगा समय सरल लोलक का आवर्तकाल कहलाता है, और इसे हमेशा टी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, चूंकि काल है समय है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आवर्तकाल का सूत्र क्या हो गया, दोलनों में लगा समय बटे दोलनों की संख्या। क्योंकि एक दोलन को पूरा करने में अगर मैं यहाँ दोलनों की संख्या बराबर 1 कर दूँ, तो दोलनों में लगा समय जो है वही क्या हो जाएगा, आवर्तकाल। तो डेफिनेशन से आप क्या इसका सूत्र बना सकते हैं और सूत्र से इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। ठीक है, आवर्तकाल बराबर दोलनों में लगा समय बटे दोलनों की संख्या, और एक दोलन को पूरा करने में लगा समय ही क्या कहलाएगा, सरल लोलक का आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, अब आप सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको काउंट करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, आपने घड़ी ले ली उसके लिए, और अब आप क्या करेंगे, दोलन सरल लोलक जो है उसका 20 दोलन कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है उसको काउंट करेंगे। क्योंकि एक दोलन को काउंट करना बहुत मुश्किल होगा, एक दोलन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, और उसको कितना समय लगेगा वो आप काउंट नहीं कर पाएंगे। तो हम एक औसत मान ले लेते हैं, वो क्या करेंगे, 20 दोलन, टोटल 20 दोलन को कंप्लीट होने में पूरा टाइम लेंगे। ठीक है, तो 20 दोलन को कंप्लीट होने में हम उसके समय को नोट कर लेंगे। मान लीजिए वो आ जाता है 42 सेकेंड। ठीक है, तो आवर्तकाल क्या बन जाएगा, यहाँ पर दोलनों की संख्या कितनी है, 20, और दोलनों में लगा समय कितना है, 42। ठीक है, जब आप इसका डिवाइड देंगे तो आ जाता है 2.1 सेकेंड। ये हो गया इसका आवर्तकाल। अब आप क्या करेंगे, बार बार चेंज कर करके 20 दोलनों के लिए बार बार आप क्या करेंगे, कम से कम 2 या 3 प्रेक्षण इस तरह से लेंगे, बार बार काउंट करेंगे, 20 दोलनों के लिए समय को नोट करेंगे। अगली बार भी आप नोट करेंगे, तब भी आप देखेंगे कि अगली बार भी आपका सेम ही आता है 2.1। नेक्स्ट टाइम आप करेंगे वापस वही आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एक सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो हमेशा एक गोलक के लिए सेम ही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी बदल जाए। बस एक शर्त है कि सरल लोलक का जो लंबाई है, डोरी की जो लंबाई है वो फिक्स रहनी चाहिए। ये डोरी, ठीक है, ये जो धागा लटकाया गया है, इस धागे की लंबाई, एक निश्चित लंबाई की जो धागा है उसके लिए सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि धागे की लंबाई आपने कितनी ली है। अगर आपने धागे की लंबाई ज़्यादा ली है, लंबा लिया है, तब क्या हो जाएगा, आवर्तकाल का मान बढ़ेगा। सोचिए क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अब क्या है, धागे की लंबाई ज़्यादा है, आप इसको बहुत दूरी तक खींच सकते हो, और जब ये बहुत दूरी से लेकर बहुत दूरी तक आएगा तब क्या होगा, इसके एक दोलन को कंप्लीट होने में समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसके आवर्तकाल का मान भी बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली है। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्या किया है, धागा छोटा लिया है, मान लीजिए छोटा धागा लिया है, तो छोटा धागा लिया है तो ये क्या करेगा, बहुत जल्दी जल्दी यहाँ से बहुत जल्दी जल्दी क्या करेगा, दोलन करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, अगर जल्दी जल्दी दोलन करेगा यानी समय का मान हो गया कम, समय का मान कम हो गया तो आवर्तकाल का मान भी क्या हो गया, कम। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने सरल लोलक का धागा कितना बड़ा लिया है। डोरी जितनी बड़ी लेंगे उतना आवर्तकाल का मान बढ़ेगा, डोरी जितनी छोटी लेंगे उतना आवर्तकाल का मान घटेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। चलिए अब देखें, हमने अभी तक पढ़ा कि घड़ियाँ जो होती है वो सेकंड, माइक्रो सेकंड, इन सब में क्या कर सकती है, समय का मापन कर सकती है। तो वर्तमान में 1 या 2 सेल वाले विद्युत परिपथ, पहले तो जो पुराने ज़माने की घड़ियाँ आती थी वो पेंडुलम वाली घड़ियाँ आती थी, आप जानते हैं। ठीक है, अभी आजकल क्या आता है, जो क्लॉक वॉच आती है, जो ज़्यादातर जो वॉल क्लॉक आती है और जो रिस्ट वॉच आती है, वो सब क्या होती है, क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं उनको। क्वार्ट्ज घड़ी क्या होती है, इनके अंदर 2 सेल वाले, 2 या 2 से ज़्यादा सेल वाले क्या होते हैं, विद्युत परिपथ युक्त होती है ये घड़ियाँ। ठीक है,
ये क्वार्ट्ज घड़ियाँ कहती है, और ये जो है वो ये बहुत यथार्थता के साथ, बहुत रियलिटी के साथ क्या करती है, समय का मापन करती है। यानी इनसे जो समय निर्धारित किया जाता है वो बहुत ज़्यादा सही होता है। ठीक है। हमारे हृदय की गतियाँ और नाड़ी स्पंद भी आवर्ती गति का ही उदाहरण है। हमारे जो हार्ट बीट्स है, क्योंकि वो भी बार बार रिपीट होती है। ठीक है। तो ये सामान्य स्वस्थ युवा की जो विराम अवस्था में नाड़ी यानी नाड़ी स्पंद जो होती है वो 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करती है। यानी कि आप अपनी दाहिनी कलाई को एक बार छू कर देखें और उसको थोड़ा सा प्रेस करें, और प्रेस करके आप उसको दबाने की कोशिश करें तो आपको धक धक की आवाज़ सुनाई देगी। और ये जो धक धक की आवाज़ है यही नाड़ी स्पंद कहलाती है, और ये 1 मिनट में कितनी बार होती है, 72 टाइम। ठीक है। और 10 सेकेंड में 12 बार स्पंदन करती है। आंकड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये डेटा जो है वो आपको याद रखने लायक है, तो याद ज़रूर करिए। ठीक है। नेक्स्ट, अब प्राचीन काल में देखिए समय का मापन केवल प्रकृति की घटनाओं के आधार पर नहीं किया जाता था। उनमें कुछ फिक्स समय अंतरालों को मापने का भी तरीका होता था। उसके लिए कुछ यंत्र भी उन्होंने बनाए थे प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में जो कौन कौन सी ऐसी युक्तियाँ थीं जिनके द्वारा समय का मापन किया जाता था, उनमें से सबसे पहले है धूप घड़ी। ये क्या है, धूप घड़ी। इसमें आप देख रहे हैं कि इस तरह का एक स्टैंड लगा हुआ है, एक तीर की निशान के समान, और नीचे कुछ अंक नोट जो है वो अंकित किए गए हैं। ये सूर्य की छाया पर आधारित है। यानी सूर्य जितनी बार घूमेगा उतनी बार ये जो पट्टी लगा रखी है ऊंची सी, इसकी छाया इस पर गिरेगी। जो छाया की लंबाई, मान लीजिए छाया की लंबाई यहाँ है, तो यहाँ पर जो समय हो गया है वो समय इसमें माना जाएगा। ठीक है। आगे घूमा है तो आगे छाया मान लो घूम के यहाँ तक आ गई है। सूर्य जैसे जैसे घूमेगा इसकी छाया वैसे वैसे चेंज होती रहेगी, घूमती रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, समय का मापन इसमें किया जाता था। इसी तरह की जो विशाल धूप घड़ी है वो कहाँ बनी हुई है, जंतर मंतर में, दिल्ली के जंतर मंतर में स्थित है। ठीक है। इसे बृहद बृहद सम्राट यंत्र भी कहा जाता है। सवाई जय सिंह ने इसको बनाया था, जो जयपुर के महाराजा, सॉरी। इसके बाद आ जाते हैं विशाल जल घड़ी के बारे में। जल घड़ी भी एक प्रकार का इसी प्रकार से समय के मापन के लिए उपयोग में ली जाने वाली घड़ी थी, जिसमें 2 पात्र होते थे, नीचे एक पात्र और एक ऊपर पात्र होता था। ऊपर की पात्र में छेद किया जाता था और उसमें जल भर दिया जाता था। अब ये जल टपक कर नीचे वाले पात्र में जितनी देर में इकट्ठा हो जाता था, उसके द्वारा समय का मापन किया जाता था। जैसे आपने रेत घड़ी, ये तो देखी ही होगी आपने, जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स वगैरह देखते हैं उसके अंदर आपने इस तरह की रेत घड़ी देखी होगी। इसमें क्या होता है कि रेत को इस तरह से महीन छिद्र से गिराया जाता है, और जब तक ये गिरता रहता है तब तक समय की अवधि को काउंट किया जाता है। ठीक है। अब चाल का मापन। वैसे तो हम चाल का सूत्र पढ़ चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो में, और चाल के मापन के बारे में भी आंकिक प्रश्नों के द्वारा उसको सॉल्व किया था। अब थियोरेटिकली आप चाल का मापन कैसे करेंगे, वास्तव में आप कैसे ज्ञात करेंगे चाल, दो आपकी चाल कितनी है या आपके साथी द्वारा जो चली गई दूरी है उसका मान क्या है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखें, ज़मीन पर एक क्या कर लें, चौक से निशान कर लें, और निशान करने के बाद जहाँ से आपने बॉल को छोड़, एक बॉल लेनी है आपको और ज़मीन पर फिसलानी है, तो जहाँ से आप बॉल को छोड़ रहे हैं वहाँ मार्क कर दें, और बॉल जहाँ पर जाकर रुकती है वहाँ पर आपको मार्क करना है। और इस पूरी प्रक्रिया में समय को भी आपको नोट करना है। ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पर स्टार्ट किया है बॉल को छोड़ना, तो वहाँ से आप समय नोट करना चालू करेंगे, और बॉल जब आकर रुक जाती है वहाँ पर आप स्टॉप वॉच बंद कर देंगे, और ये दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, वो आप माप लेंगे, बॉल जहाँ से शुरू हुई थी और अंतिम दूरी। ठीक है। बॉल के स्टॉप होने की दूरी। तो जो गेंद द्वारा चली गई दूरी है वो यही आएगी जितनी वो चल के आई है, उसके प्रारंभिक पॉइंट से लेकर अंतिम पॉइंट तक आप उसको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो वो दूरी का मान आप इस टेबल में नोट कर ले। इस दूरी को तय करने में उसने कितना समय लिया उसको आप नोट कर ले। मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कि दूरी जो थी उसकी 60 मीटर चली गई। ठीक है। और लिया गया जो समय था उसका 3 मिनट, हम ये मान लेते हैं। ठीक है। तो 60 मीटर और 3 मिनट, ये आपके पास आंकड़े हैं। अब आप चाल कैसे ज्ञात करेंगे, तो चाल का सूत्र आप जानते ही, ये तय दूरी बट्टे लिया गया समय। तो दूरी बट्टे समय बराबर हो गया 60/3।
तो आंसर आ जाता है आपका 60/30 बराबर कितना आ जाता है 20। ठीक है, तो 20 क्या मीटर प्रति मिनट, क्योंकि मिनट में हमने काउंट किया है। ठीक है, तो इसी तरह से आप भिन्न भिन्न दूरियां ज्ञात करके ले और उन दूरियों को चलने में लगा गया जो समय है वो ज्ञात कर ले इस और उनकी वैल्यू सूत्र में रखकर उसका चाल का मापन आप इजीली कर सकते हैं। वैसे तो आप चाल का मापन सूत्र के द्वारा कर रहे हैं थियोरेटिकली, लेकिन आप जानते हैं गाड़ियों में चाल, क्योंकि गाड़ियाँ स्पीड के साथ चलती है तो गाड़ियों में आपने इस तरह के मीटर लगे हुए देखे होंगे। ये जो मीटर है वो एक्चुअल में क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड को नापने का काम करते हैं, उसकी चाल को नापने का काम करते हैं। इसे हम चाल मापी, वेग मापी, स्पीडोमीटर कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्या बताती है, इस मीटर पे जिस जगह पर एरो घूमेगा, यानी आप 20 की स्पीड से चल रहे हैं, आप 40 की स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, ये जो स्पीड बताई जाती है वो किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बताई जाती है। यहाँ पर जो बताई गई है वो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बताई है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा क्यों, क्योंकि जो लंबी दूरियां हैं उनको नापने के लिए किलोमीटर का उपयोग किया जाता है इकाई, और चूँकि किलोमीटर कोई भी गाड़ी जो है वो किलोमीटर में अगर दूरियां नाप रही है तो ऑब्वियसली उसको समय लग रहा है तो वो घंटे में नापी जाएगी। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर चाल का मात्रक लिया जाएगा। इसी तरह से पथमापी, चाल मापी और पथमापी दोनों में डिफरेंस है। पथमापी इस तरह का, चाल मापी के साथ इस तरह से एक मीटर और आपने लगा हुआ देखा होगा। ये जो मीटर है यहाँ पर डायल घूमते रहते हैं। ठीक है, ये जो मीटर है वो क्या है, एक्चुअल में ऑडोमीटर या पथमापी कहलाता है। ये ऑटो रिक्शा में आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। ये क्या करता है, पथ की लंबाई को नापता है, यानी कि कितनी दूरी आप तय कर रहे हैं, वाहन कितनी दूरी तय कर रहा है उसको नापने का काम करता है। आप जैसे ही ऑटो में बैठते हैं, ऑटो क्या क्या करता है, ऑटो रिक्शा का ड्राइवर जो है वो मीटर डाउन कर देता है। मीटर डाउन करने का अर्थ ये हो गया कि उसने अब मीटर चालू कर दिया है। अब वहाँ से लेकर, जहाँ से उसने शुरू किया वहाँ से लेकर वो जितनी दूरी चलेगा उतनी दूरी उस ऑडोमीटर में काउंट कर ली जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसे देने होंगे। ठीक है, तो ये जो ऑडोमीटर है वो दूरियाँ जो है वो किलोमीटर में नापता है। तो ये कंप्लीट हो गया, आपको क्लियर हो गया। चाल मापी यानी स्पीडोमीटर, स्पीड चाल को कहते हैं, उससे स्पीडोमीटर। ठीक है, पथमापी यानी ऑडोमीटर, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ग्राफ, आलेख। अब चूंकि हम भौतिक राशियाँ पढ़ रहे हैं तो अब भौतिक राशियों का जो मापन है वो ग्राफ द्वारा किया जाता है। अब ग्राफ एक्चुअल में है क्या, ग्राफ क्या है, चित्र है। पिक्टोरियल फॉर्म में या चित्रित रूप में आंकड़ों का जो निरूपण किया जाता है, आंकड़ों को मनोरंजक तरीके से दर्शाया जाता है और इजी तरीके से समझाया जाता है। किसकी वजह से, ग्राफ और या आलेख की सहायता से। तो इस तरह के ग्राफ आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर में, बार ग्राफ कहा जाता है इसको, दंड आलेख है ये। ठीक है, इसी तरह से पाई चार्ट के रूप में आपने ग्राफ देखे होंगे। और जो सिर्फ रेखा के रूप में, ये जो रेखा के रूप में ग्राफ आप देखते हैं उसे हम रेखीय ग्राफ कहते हैं। तो सामान्यतः दूरी और समय, ये जो दो भौतिक राशि है, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है वो रेखीय ग्राफ ही बनता है। ठीक है, तो दूरी समय ग्राफ द्वारा हम किसी वस्तु की चाल का आकलन करते हैं। अब कैसे करेंगे चाल का आकलन, मान लो कोई वस्तु जो है वो कुछ ऐसे आंकड़े आपके पास आ जाते हैं जो कि परफेक्ट आपको कि उस वस्तु की चाल को नहीं बता पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम समय नोट कर रहे हैं तो समय जो है वो सेकंडों में ना नोट करके अगर हम उसको 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे इस तरह से अगर नोट करें और जो आंकड़े दिए जाए उनके बीच के आंकड़े पूछ लिए जाए, जैसे 8 से 9 के बीच, 8:30 बजे के बीच उसकी अगर चाल पूछ ली जाए तो आप नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ की सहायता से बता सकते हैं। कैसे, तो देखेंगे दूरी समय ग्राफ द्वारा वस्तु की चाल जो है वो ज्ञात की जाती है। और चाल जो है वो कैसे आएगी, जो दूरी और समय के मानों के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ होता है उसे, ये जो बीच में जो लाइन ड्रॉ की गई है ये ग्राफ का ढाल कहलाता है। ये जो ढाल है वही क्या करता है, वस्तु की चाल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक समान चाल के लिए ग्राफ का ढाल जो है वो हमेशा सीधा आएगा। क्यों, क्योंकि चाल परिवर्तित हो ही नहीं रही है, चाल एग्जैक्टली बढ़ती चली जा रही है या जो है वो एग्जैक्टली
चेंज नहीं हो रही है, तो उसके लिए ना तो जो निश्चित समय अंतराल हमने लिए उसमें दूरियां फिक्स हैं, तो इसलिए वो क्या हो रही है, एक समान गति आ जाएगी, यानी सीधी रेखा। और असमान चाल के लिए कभी वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह से ग्राफ का ढाल जो है वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा या वक्र रेखा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, आइए सीखते हैं दूरी समय ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो देखो, दूरी समय ग्राफ बनाने के लिए इस तरह का ग्राफ पेपर आपने देखा है, ग्राफ पेपर लिया जाता है। इस ग्राफ पेपर के तल को अगर हम सेंटर से 4 भागों में बांट दें, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो दूरी समय ग्राफ जो है वो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काउंट करते हैं। ठीक है, जब हमने इसे दो तलों में बांट दी, दो अक्षों की सहायता से इस ग्राफ के तल को 4 भागों में बांट दिया, तो ये दो अक्ष कौन से हैं, ये जो हॉरिजेंटल लाइन आप देख रहे हैं, क्षैतिज रेखा, वो कहलाती है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स अक्ष। और जो खड़ी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, वो कहलाती है वाई अक्ष। ठीक है, ओ से लेकर एक्स तक के मान जो है, यहाँ पर जो मान है वो पॉजिटिव में लिए जाते हैं, और ओ से लेकर एक्स डैश तक के मान जो पीछे की तरफ चलते हैं वो नेगेटिव में लिए जाते हैं। इसी तरह से ओ से वाई ऊपर की तरफ जो मान है वो पॉजिटिव में लिए जाएंगे, और नीचे वाई डैश के मान जो है वो नेगेटिव में लिए जाएंगे। ठीक है, अब मान लो आपको क्या दी गई है, इस तरह की एक टेबल दी गई है और आंकड़े दिए गए हैं, समय आपको दिया गया है। स्टार्टिंग में 0 यानी 0 दूरी तय की गई है। 1 मिनट बाद वो क्या करता है, 1 किलोमीटर तय करता है। 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 में 3, 4 में 4 और 5 में 5। ठीक है, तो एक फिक्स डेटा है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसी को में इसको निरूपित करेंगे। सबसे पहले वाई अक्ष खींचेंगे और एक्स अक्ष खींचेंगे, और इनके दोनों के कटान बिंदु पर ओ अंकित करेंगे। अब हम पैमाना लेंगे। पैमाना हम क्या करते हैं, ग्राफ में जिस तरह से लेना होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर ओ एक्स एक्सिस पर लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर जितनी दूरी आप ले रहे हैं, तो दूरी समय ग्राफ में समय के मानों को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। यहाँ पर क्या लेंगे, समय के मान। ठीक है, टाइम। और जो वाई एक्सिस है उस पर हम क्या लेते हैं, दूरी के मान। यहाँ पर हमें दूरी के मान लेने हैं, तो इस पर कैसे करेंगे देखें। यहाँ देखना, यहाँ हमने लिया है समय के मानों को। ठीक है, समय 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 1 मिनट ले लिया। यहाँ पर दूरी ले रहे हैं हम, सॉरी यहाँ घंटे में दे रखा है तो घंटे होंगे, 0 से लेकर 1 यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 आवर। ठीक है, तो इसी तरह से दूरी का मान किलोमीटर में, तो 0 से लेकर 1 यानी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर वापस कितना आ रहा है, 1 किलोमीटर का गैप आ रहा है। ठीक है, हमने ये पैमाना मान लिया। अब हम लेते हैं पहला पॉइंट। हम जानते हैं 0 पे ये 0 पॉइंट था, तो ये जो पॉइंट आएगा वो नीचे आएगा जहाँ पर क्रॉस हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, सेकंड आंकड़ा दे रखा था कि समय का मान 1 मिनट घंटा, और दूरी का मान कितना है, 1 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 1 किलोमीटर तय की गई। तो जब हम दोनों को मार्क को पकड़ेंगे और पकड़ कर क्या करेंगे, दोनों लाइनों को आपस में मिलाएंगे, तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें कट होती हैं उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये जो हमने पॉइंट लगाया, इसी तरह से बाकी के आंकड़े भी हम निरूपित करेंगे। तो हम देखते हैं क्या कि सारे आंकड़े जब हम निरूपित कर देते हैं और ये जो लाइनें आपके पास आ जाती है, इन लाइनों को, इन डॉट्स को मिलाने पर ये सारी रेखा जो है वो सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो एक सीधी रेखा प्राप्त क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर चाल अपरिवर्तित रहती है। ये जो आंकड़े हमको दिए गए हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि वाहन की चाल जो है वो क्या है, एक समान चाल है। क्यों, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इस तरह का ग्राफ आपको प्राप्त होता है। एक और ग्राफ आपको इस तरह से दे रखा है जिसमें आपको समय के मान जो है वो एक निश्चित समय अंतराल में दे रखे हैं कि घड़ी के मानों के हिसाब से 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे। अगर मान लो इनके बीच के आंकड़े आपको पूछे जाए, तो ये ग्राफ ऑलरेडी आप ड्रॉ कर चुके हैं। अब मान लो आपको पूछा जाता है कि 8 से 8:30 के बीच में वस्तु की चाल कितनी रही होगी, तो एग्जैक्टली आप डेटा से तो मान नहीं बता सकते, लेकिन ग्राफ से आप बता पाओगे। कैसे देखना है इसको, मान लो 8 से 8:30 के बीच में, तो आप इस पॉइंट से लेकर एक ग्राफ पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे और
उस जो इस पॉइंट पर ये ग्राफ का ढाल कटता है वहाँ से y अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे। तो जो y अक्ष का मान आ रहा है यानी यहाँ पर 10 आ रहा है, तो यानी 10 किलोमीटर दूरी उसने 8 से 8:30 के बीच में तय की है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी वस्तु का चाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका समय दूरी समय ग्राफ ख़त्म हो जाता है और आप घर पर अच्छे से चूँकि ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है, इसलिए आप क्या करेंगे, इस ग्राफ की प्रैक्टिस को घर पे बहुत आराम से करेंगे। जितने भी आंकड़े आपको दिए जाते हैं उसके ग्राफ आप ज़रूर बनाएं। जो बुक के पीछे क्वेश्चंस है उससे भी रिलेटेड ग्राफ आप ज़रूर बनाएं। ठीक है, और मेनली आपको इसमें स्पेशली ये याद रखना है कि एक समान चाल के लिए और असमान चाल के लिए ग्राफ का जो ढाल है वो किस प्रकार से आता है। ठीक है, सीधी रेखा होगी तो एक समान चाल, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी तो क्या हो जाएगा, असमान चाल। तो ये आपको ज़्यादा याद रखना है। ग्राफ की ढाल की जो आकृति है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए